हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग। आई डॉक्टर निखिलेश तिवारी वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास। हमारी अल्टीग्रेड की ये क्लास जहाँ पर हम लोग लिटरी फॉर्म्स को पढ़ रहे हैं। तो आज हम आपके लिए एक नए फॉर्म को लेकर आए हैं, दैट इज एपिक। तो आइए फटाफट आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। द योर ओनली चैनल दैट प्रोवाइड्स यू एवरीथिंग फॉर फ्री एंड एब्सोल्युटली ऑफ गुड क्वालिटी कंटेंट एंड विद द एक्सपीरियंस दैट आई हैव, आई एम गिविंग यू एवरीथिंग दैट आई कैन। तो आप सभी लोग आ जाइए एंड शेयर, लाइक द सेशन, लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस एज मच एज यू कैन एंड सब्सक्राइब एज वेल। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो सेशन है दैट इज एपिक ना। तो आई वेलकम यू ऑल इन द क्लास। सम स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी ज्वाइन देयर, अर्शी, प्रिया, रोहित, ब्रिजेश, एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास। आप सभी का मैं क्लास में स्वागत करता हूं और हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। अदर स्टूडेंट्स हमें इन बिटवीन ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन की शुरुआत करते हैं। तो द टॉपिक फॉर टुडे इज एपिक। एपिक हम पढ़ते हैं कि इसकी एटिमोलॉजी क्या है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। एटिमोलॉजी ऑफ द वर्ड एपिक। तो लेट्स सी, एज वी कैन सी इन द स्लाइड में हम देख सकते हैं कि द वर्ड एपिक जो है ये हमारा ओरिजिनेट होता है कहाँ से। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट होता है, दैट इज इपोस। ध्यान रखिएगा, इपोस इज द ग्रीक वर्ड जहां से हमारा एपिक जो है ओरिजिनेट होता है। तो ध्यान रखिएगा ये है क्या, इपोस। ठीक है, इपोस का मतलब क्या होता है? इपोस का मतलब होता है वर्ड, स्पीच आर स्टोरी। वर्ड, स्पीच आर स्टोरी, इसी को हम बोलते हैं इपोक। ठीक है, तो इपोज से बना हुआ है। इट आल्सो इम्प्लाइड ए स्पोकन नरेटिव। इसका मतलब स्पोकन नरेटिव भी होता है या वर्स टेल होता है। एंड दैट वाज रिमेम्बर्ड एंड रिसाइटेड। जो रिमेम्बर किया जाता था या रिसाइट किया जाता था उसी तरीके से हम इसका यूज किया करते थे। फ्रॉम इपोज और लेटर ऑन जो है डेवलपमेंट हुआ, तो इपोज से ही लेटर ग्रीक में, एंशिएंट ग्रीक से थोड़ा सा आगे हम चलते हैं तो ये बन जाता इपिकॉस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इपोस से बन जाता एपिकॉस ना। तो पहले इपोस देन एपिकॉस, मीनिंग रिलेटेड टू अ वर्ड आर अ टेल। और एपिकॉस का मतलब भी क्या था? किसी वर्ड से या किसी टेल से रिलेटेड जो चीज हो उसको हम एपिकॉस कहेंगे। और वहीं से हमारा वर्ड क्या है, एपिक आया है। एपिक वहीं से हमारा वर्ड आया है। हाँ, अभय जी वेलकम, स्वागत है। साक्षी भी देखिए आ गई हैं, रोहित, एवरीवन आई वेलकम यू ऑल, सभी का स्वागत है। तो ये ध्यान रखिएगा, इपोज है देन इपिकॉस बन जाता है। उसके बाद जब हम लैटिन में एंटर करते हैं तो देयर इज लैटिनाइज्ड फॉर्म ऑफ एपिक, दैट इज एपिकस। ध्यान रखिएगा, सबका अलग अलग मीनिंग है, ध्यान रखिएगा भैया, भूलिएगा नहीं। ग्रीक में अगर हम देखते हैं जो है, तो ग्रीक में सबसे पहले आता है इपोस, उसके बाद लेटर डेवलपमेंट इसमें होता है, दैट इज एपिकॉस। उसके बाद लैटिनाइज्ड जो है, लैटिन में अगर हम देखें तो ये कहाँ से आया हुआ है, दैट इज एपिक हमारा आता है एपिकस से। ठीक है, एपिकस से आता है। और ये आया कहाँ पर, विच एंटर्ड ओल्ड फ्रेंच। और बाद में जब ये फ्रेंच में आया, ओल्ड फ्रेंच में, तो एपिक के नाम से ओल्ड फ्रेंच में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सब इसकी इटिमोलॉजी है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि द वर्ड एपिक हैज बीन टेकन फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड, आपको दे देगा इपिकॉस, आपको दे देगा इपोस, आपको दे देगा इपिकस और आपको दे देगा इपिक। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एपिक है ये वाला, ये फ्रेंच वर्ड है, यहां से फ्रेंच में इसको हम जो है एपिक बोलते हैं। एपिकस जो हमारा है दैट इज लैटिन, ये हमारा लैटिन है। एपिकॉस एंड इपोस जो है दैट इज ग्रीक, जिसमें इपोस जो है हमारा सबसे अर्लीस्ट नोन जो है वर्ड फॉर एपिक है। सबसे जो है पहले अगर हम देखें तो एपिक के लिए वर्ड यूज किया जाता था। लेटर ऑन इट डेवलप्ड इन ग्रीक एंड बिकेम इपिकॉस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दीज आर द 4 वर्ड्स दैट यू मस्ट रिमेंबर। आपसे इटिमोलॉजी में अगर पूछेगा या नहीं भी पूछता है, मेंस में लिखने के लिए आता है, तो आपको याद रहना चाहिए इतना। ठीक है, चलिए। और फाइनली इंग्लिश में जब हम देखते हैं तो फाइनली बिकेम एपिक इन मिडल इंग्लिश बाय द 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी तक देखें
तो ये हमारे इंग्लिश में एंटर करता है तो बन क्या जाता है, एपिक बन जाता है। जिस एपिक को आज हम लोग पढ़ते हैं ये एपिक हमारा बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इपॉस, एपिकॉस और इपिकस एंड देन एपिक, ये चार हमारे वर्ड हैं। अगर हम मॉडर्न लिटरेरी स्टडीज में देखें तो एपिक की आज क्या मीनिंग निकलती है, तो एपिक रेफर्स टू अ लॉन्ग नरेटिव पोम। तो कोई भी जो पोम, काफी नरेटिव पहली चीज होनी चाहिए, लॉन्ग होनी चाहिए, लॉन्ग नरेशन होनी चाहिए पोम, यूजुअली इन वर्स, वर्स में ही होती है, ध्यान रखिएगा यूजुअली, दैट सेलिब्रेट्स, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होना चाहिए, ये किस चीज को सेलिब्रेट करनी चाहिए, तो इट शुड सेलिब्रेट हीरोइक डीड्स, मतलब कोई छोटे मोटे डीड्स को नहीं, हीरोइक डीड्स को, ऑफन विथ नेशनल, और वो डीड कैसा होना चाहिए, नेशनल इंपॉर्टेंस का हो, मिथिकल हो, रिलीजियस हो, आर कॉस्मिक सिग्निफिकेंस। तो ऐसा कोई अगर हीरोइक डीड है, एक्शन है, तो उसी एक्शन की स्टोरी को लॉन्ग में नरेट करना, वर्स में, लॉन्ग नरेटिव इन वर्स जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, एपिक कहलाता है, जो आज हम मॉडर्न सेंस में एपिक को पढ़ते हैं। तो एपिक अगर आपसे कोई पूछता है तो सिंपल सी बात है, एपिक इज अ लॉन्ग नरेटिव ना, लॉन्ग नरेटिव है इन वर्स, ऑफन रिटन ऑन हीरोइक डीड्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस का, रिलीजियस इंपॉर्टेंस का जो नेशनल हीरोइक डीड होता है उसी पर ये बेस्ड होता है। ठीक है, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नाउ वी सी कि ये एपिक पोएट्री का वर्जन हमें देखने को कहाँ मिलता है। तो एज यू ऑल नो कि हमारा जो पोएट्री का ट्रेडिशन रहा है, अर्लीस्ट ट्रेडिशन हमारा जो पोएट्री का रहा है ये ओरल ट्रेडिशन था। तो अगर हम इसके रूट्स देखें तो ओरल जो है ट्रेडिशन में हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ओरल रूट्स। अगर देखें तो ओरल ट्रेडिशन से ओरिजिनेट होता है एपिक हमारा। एंशियंट ग्रीस में अगर हम जाते हैं, एंशियंट सोसाइटीज़ में हम जाते हैं तो देखते हैं कि ओरल ट्रेडिशन के थ्रू हमारा एपिक, मतलब जो नेशनल इम्पोर्टेंस के जो हीरोइक डीड्स हुआ करते थे उनको ओरली जो है ट्रांसमिट किया जाता था, ओरली जो है प्लेस टू प्लेस एंड जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट किया जाता था। लेटर ऑन ये डेवलप हुआ, लेटर ऑन ये डेवलप हुआ तो रिटन में आया है। तो शुरुआत में ओरल, जैसे होमर की हम बात करें तो होमर का एपिक जो है वो क्या है, इलियड हमारा अगर देखें तो किसमें है, जो है वो हमारा ओरल ट्रेडिशन में ही है। उसके पहले अगर हम देखें, उसके पहले अगर हमारा देखें गिलगामेश देखें तो वो भी क्या है, ओरल ट्रेडिशन का एपिक है ना। ओरली ही लंबे लंबे नरेटिव जो हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन कैरी फॉरवर्ड किया करते थे। तो एपिक पोएट्री अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ इसके रूट्स मिलते हैं, सबसे पहले तो आप बता सकते हैं कि एंशियंट सोसाइटीज में ओरल ट्रेडिशन में हमें इसके रूट्स देखने को मिलते हैं। देन इट वॉज रिसाइटेड बाई प्रोफेशनल स्टोरी टेलर्स। वहाँ पर बहुत सारे प्रोफेशनल स्टोरी टेलर्स होते थे जिनको हम लोग जो है अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पर बुलाते थे। रैप्सोड्स कहलाते थे और बार्ड्स कहलाते थे ना। सेल्टिक ट्रेडिशन में, सेल्टिक ट्रेडिशन, सेल्ट्स जो थे ना, सेल्ट्स जो थे वो सेल्टिक ट्रेडिशन में देखें तो हम जो स्टोरी टेलर होते थे जो घूम घूम कर कहानियाँ कहते थे उनको हम बार्ड्स कहते थे। बार्ड्स आज हम पोएट्स के तौर पर जानते हैं बार्ड्स को ना, बार्ड ऑफ हेवन ना, बार्ड ऑफ ट्यूकेनहम, आपने सब पढ़ा होगा। उसके बाद रैप्सोड्स कहलाते थे, रैप्सोड्स कहलाते थे, ग्रीक में इनको रैप्सोड्स कहा जाता था। और ग्राइट्स, ग्राइट्स इनको कहा जाता था अफ्रीकन कल्चर में। तो ये दीज वर द स्टोरी टेलर, प्रोफेशनल स्टोरी टेलर्स। ये क्या करते थे, ओरली जो है स्टोरी को ट्रांसमिट किया करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, नाउ दीज पोम्स वर नॉट रिटन इनिशियली। शुरुआत में ये पोम लिखी नहीं जाती थी। इंस्टेड दे वर मेमोराइज्ड, संग और चैंटेड टू म्यूजिक और हार्प अकम्पनीमेंट। तो म्यूजिक या हार्प के साथ जो है इसको चैंट किया जाता था, संग किया जाता था, या अगर हम देखें तो इसको लोग मेमोराइज किया करते थे। मतलब इट वाज कंप्लीटली ओरल ट्रेडिशन, रिटन हमारे पास बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि जो हमारा ओरल परफॉर्मेंस था, दे सर्व्ड एज अ रिपोजिटरीज ऑफ कल्चरल मेमोरी। इन्होंने हमारी कल्चरल मेमोरी के रिपोजिटरीज के रूप में काम किया। और प्रिजर्विंग माइथोलॉजी, आज हमारे पास जो भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, जो लॉज हैं, जो हमारे एंसेस्ट्री एंड मॉरल कोड्स हैं, आज भी अगर देखें तो वो अगर जिंदा हैं तो द क्रेडिट गोज टू द
दीज ओरल ट्रेडिशन, ये जो ओरल ट्रेडिशंस हमारे रहे हैं इन्हीं को क्रेडिट जाती है, क्योंकि अगर ओरली ये वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं हुए थे तो शायद आज हमें जो चीज़ें मिलती हैं वो मिल न पाती, धीरे धीरे समाप्त हो जाता। लेटर ऑन इट डेवलप्ड, बाद में ये डेवलप होता है और डेवलप होकर के रिटर्न में हमारे पास एपिक हमको मिलता है। तो नाउ जस्ट सी, हम देखते हैं कि जब हमारा ओरल ट्रेडिशन था तो अर्लीस्ट एपिक हमारे पास कौन कौन से थे। तो अर्लीस्ट नोन एपिक में अगर हम बात करें तो अराउंड 2100 बीसी, ध्यान रखिएगा 2100 बीसी के आसपास अगर हम देखें तो एक गिलगामेश की हमें स्टोरी मिलती है जिसको अब कहा जाता है द एपिक ऑफ गिलगामेश। 2100 बीसी में हमें ये मिलती है, रिटन इन एकाडियन ऑन 12 क्ले टैबलेट्स। 12 क्ले टैबलेट्स क्या होते थे, पत्थर की तरह जो है एक ऐसे प्लेट होती थी, पत्थर की तरह ही होती थी, एक स्पेशली जो है मिट्टी होती थी, कांसा टाइप का कह सकते हैं, जो भी कह लें, उसी पर ये लिखी जाती थी ना, उसको 12 क्ले टैबलेट्स कहा जाता था। ये हमारी सबसे ओल्डेस्ट नोन एपिक मानी जाती है। मतलब आज अगर हम कहें जिसका हमें थोड़ा बहुत कुछ मिलता है, ट्रेसेस मिलते हैं, हिस्ट्री में अवेलेबल है, तो हमें जब सबसे अर्लीस्ट नोन एपिक है दैट इज गिलगामेश। हो सकता है इसके पहले बहुत सारे ओरल ट्रेडिशंस में रहे हों, लेकिन दे लेटर ऑन उनको लोग भूल गए, वो पॉपुलर नहीं हो पाए, या हो सकता है ओरली बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट न किए गए हों, या उनमें कुछ कमियां रही होंगी, लोग धीरे धीरे उनको भूल गए। लेकिन जो सबसे अर्लीस्ट नोन हमारे पास एपिक है, सबसे ओल्डेस्ट एपिक है, वो हमारा है द एपिक ऑफ गिलगामेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये आती कहाँ से है, तो इट कम्स फ्रॉम एंशियंट मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जानते हैं ना, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता हमारी है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, वहां से हमें ये देखते हुए मिलती है। और मेसोपोटामिया अगर वर्तमान में देखें तो कहाँ एग्जिस्ट करता है, इराक में। इराक से निकल करके ये सामने आई है, जो गिलगामेश की स्टोरी है ये हमें मेसोपोटामियन सभ्यता में हमें देखने को मिलती है। एंड डील्स विथ, और इसकी थीम क्या है, तो इट डील्स विथ फ्रेंडशिप, मॉर्टेलिटी, डिवाइन पनिशमेंट एंड ह्यूमन लिमिट्स, इसी पर ये बेस्ड है। तो ध्यान रखिएगा, मेसोपोटामियन जो है, एंशियंट मेसोपोटामियन जो हमारी सिविलाइजेशन है, वहां से ये स्टोरी निकल करके सामने आई है। तो सबसे पहली जो हमारी स्टोरी है दैट इज गिलगामेश। ठीक है, गॉट इट। चलो नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एपिक पोएट्री। अब एपिक पोएट्री के हम डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। अर्ली ओरल ट्रेडिशन में देखते हैं तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अर्ली ओरल ट्रेडिशन हमारा जो था, जिसमें हमारे रैप्सोड्स, बार्ड्स, ये सब हुआ करते थे। ये क्या करते थे, स्टोरी को रिसाइट किया करते थे, चैंट किया करते थे, और धीरे धीरे हाँ, अमित जी हैं, देखिए, गुड इवनिंग अमित जी, लॉन्ग नरेटिव पोम, ठीक है, ओके, प्रिया गुड इवनिंग, प्रिया, नेहा गुड इवनिंग, एवरीवन गुड इवनिंग, आई वेलकम यू ऑल। चलिए, सभी का स्वागत है बच्चों, चलते हैं। ठीक है, अर्ली ओरल ट्रेडिशन की बात करते हैं बेटा। अर्ली ओरल ट्रेडिशन में देखते हैं हमारे पास क्या है। तो कह रहे हैं कि अगर ओरल ट्रेडिशन की बात करें तो होमर की जो है द इलियड एंड ओडिसी बाय होमर एंड द महाभारता, महाभारता इंडिया में, और रामायणा इन ना बिगैन एज ओरल पोम्स। शुरू में ये देखें तो सब ओरल के रूप में जो है। अगर रामायणा देखें, हमारी रामायणा क्या है, रामायणा जो है हमारे वाल्मीकि साहब ने जो है उन्होंने रिसाइट की थी ना, उन्होंने जो है बताया था, मानते हैं बाद में गणेश जी ने उसको लिखा था। तो क्या है कि ये देखें तो अर्ली जो है, अर्ली हमारे चाहे इलियड ओडिसी हो, होमर की महाभारत हो, रामायणा हो, ये ओरल पोम्स के तौर पर शुरू हुई थी। लेटर ऑन इनके ये क्या करते थे, यूज करते थे, रिपीटेटिव एपिथेट्स यूज किया करते थे। रेपिटेटिव मतलब बार बार लगाना, और एपिथेट्स मतलब एक प्रकार से एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है रिपीटेटिव एपिथेट्स यूज किया करते थे, लाइक जैसे स्विफ्ट फूटेड एक्लस ना, तो स्विफ्ट फूटेड एक्लस जो हमारे हैं, इस प्रकार के एपिथेट्स जो है एडजेक्टिव बार बार यूज किया करते थे। और ये क्या यूज करते थे, मेट्रिकल फार्मूलाज। मेट्रिकल फार्मूलाज क्या था, ग्रीक में अगर स्पेशली देखें तो जो हमारी इपिक थी वो डायक्टिलिक हेक्सामीटर में लिखी जाती थी। ध्यान रखिएगा, डायक्टिलिक हेक्सामीटर इन ग्रीक। जो एपिक थी हमारी, अर्लीस्ट एपिक अगर हम बात करें, अर्ली एपिक्स की बात करें अगर हम, तो डायक्टिलिक हेक्सामीटर में लिखी जाती थी। और हमारे जो है अगर रामायणा एंड महाभारत की बात करें तो दे आर रिटन इन
संस्कृत संस्कृत के श्लोकाज में लिखे गए हैं। और ये लिखे क्यों जाते थे इस फॉर्मूलाज में? टू एड मेमोरी, मेमोरी में आपके याद रहे, इसलिए एक मेट्रिकल फार्मूला में, मतलब दोहा में, चौपाई में इस तरीके से लिखे जाते थे, ताकि सॉन्ग के रूप में आपके मेमोरी में वो फिट बैठ जाए ना। जैसे हम लोग बहुत सारी आप देखें रामायण वगैरह के श्लोकाज जो है हमें याद रहते हैं, या जो दोहा वगैरह है, आप देखिए हनुमान चालीसा वगैरह है, ये सब हमें याद रहते हैं। दीज एपिक्स फंक्शन एज हिस्ट्री, ये एपिक देखें तो हिस्ट्री का काम करते हैं, मिथ का काम करते हैं, मॉरल एजुकेशन और एंटरटेनमेंट का भी काम करते हैं। तो ये हमारे अर्ली नोन एपिक्स हैं। देन क्लासिकल पीरियड में हम आते हैं, तो क्लासिकल पीरियड में अगर देखें तो यहीं से शुरुआत होती है। नाउ यू नो एपिक्स वर सिस्टमैटिकली रिटन डाउन यूजिंग स्ट्रक्चर्ड मीटर्स। पहली बार क्लासिकल पीरियड में अगर हम देखें तो इनको सिस्टमैटिकली लिखा गया, एपिक्स को कैसे? स्ट्रक्चर्ड मीटर्स के थ्रू। ग्रीक एंड लैटिन एपिक्स में अगर हम देखें, स्पेशली जैसे एनीड की बात करें, एनीड मानी जाती है कि वर्जिल की एनीड जो है ये हमारी सबसे पहले लिखी जाने वाली मानी जाती है कि ये हमारी एपिक है, जिसको हम लिटरेरी एपिक भी बोलते हैं, सेकेंडरी एपिक अभी आपको बताएंगे। एम्प्लॉयड, इसमें क्या इन्होंने यूज किया? डैक्टिलिक हेक्सामीटर, जो आपको बताया ना डैक्टिलिक हेक्सामीटर, इसका यूज किया है। और रिदमिक पैटर्न ऑफ वन लॉन्ग सिलेबल फॉलोड बाय टू शॉर्ट सिलेबल। अगर आप मेरे बीए पार्ट 2 के सिलेबस में मैंने बताया था, अगर आप मीटर जाके वहां पढ़े होंगे तो मैंने आपको वहां पर आयम्बस, ट्रॉशी, उसके बाद एनापेस्टिक, और उसके बाद हमारा है डैक्टिलिक, ठीक है। तो यहां पर देखें आयम्बस अगर हम देखें तो हमारा अनस्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस होता है, ट्रॉसी स्ट्रेस फॉलोड बाय अनस्ट्रेस होता है, और हमारा जो एनापेस्टिक होता है, एनापेस्टिक में हमारे जो है 1 2 यू एस होता है, और डैक्टिलिक इसी का उल्टा हो जाता है, SU होता है, ठीक है। मतलब एक स्ट्रेस फॉलोड बाय 2 अनस्ट्रेस्ड। तो यही आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है, वन लॉन्ग सिलेबल, लॉन्ग मतलब स्ट्रेस सिलेबल, फॉलोड बाय 2 शॉर्ट सिलेबल। तो 1 स्ट्रेस्ड और 2 अनस्ट्रेस्ड, यही हमारा डैक्टिलिक मीटर कहलाता है ना। तो ये मैंने पढ़ाया हुआ है, वहां जाकर आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा डिटेल में, ठीक है। तो डैक्टिलिक हेक्सामीटर में लिखा जाता है। हेक्सामीटर की बात हमने आपको बता दी थी कि हमारे पास क्या है, मोनो डाई ट्राई। मोनो मतलब एक मतलब 2 सिलेबल, 1 मीटर इक्वल टू 2 सिलेबल, ठीक है। डाई मतलब 4 सिलेबल, ट्राई मतलब 6 सिलेबल, ऐसे ही टेट्रा 8 सिलेबल, एंड देन पेंटा 10 सिलेबल, एंड हेक्सा 12 सिलेबल। तो 12 सिलेबिक लाइन होती थी। और इसका मीटर अगर हम देखें, इसका स्ट्रेस पैटर्न क्या है, तो अनस्ट्रेस हमारी जो है स्ट्रेस फॉलोड बाय अनस्ट्रेस, मतलब SU 3 हो गया, SU 3 हो गया, SU 3 हो गया, SU। तो ये क्या हुआ, 4 अगर देखें तो इसका 4 सेट बनता है, 3 चौका 12 सिलेबल एक लाइन में होते थे। तो यही पैटर्न हमारा जो है वो क्या कहलाएगा, यही हमारा पैटर्न कराएगा डैक्टिलिक हेक्सामीटर। डैक्टिलिक मतलब स्ट्रेस फॉलोड बाय 2 अनस्ट्रेस, और हेक्सामीटर का मतलब 12 सिलेबल होने चाहिए। तो यहां पर देखिए 3 3 3 3, तो कितना हो गया 12। तो ये क्या हो गया, डैक्टिलिक हेक्सामीटर, ठीक है। यहां तक समझ में आया? चलिए गुलफ्सा बानो, बहुत कंफ्यूजिंग नहीं, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है। कविता वर्मा is saying I am from Punjab preparing master cadre English Punjab sir you are okay thank you very much कविता जी। इंग्लिश वाला इज आल्सो हियर, गुड इवनिंग। अपना नाम बताइएगा। कविता गुड इवनिंग, स्वागत है। देखो बेटा उमेश भी देखिए आ गए हैं, गुड इवनिंग। रवि भी आ गए हैं, गुड इवनिंग। आई वेलकम यू ऑल, सभी का स्वागत है। ये आपको जो थोड़ा सा टफ लग रहा है क्या नाम है, गुलफ्सा बानो, मैं आपको बताऊं बेटा। बीरेंद्र भी देखिए आ गए हैं, गुड इवनिंग, स्वागत है। बेटा मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूं
बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप मेरे साथ एक सेशन लेना, मैं आपको बताऊंगा। आप इंटरेक्टिव रहना। आप लोगों को अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो मेरे जितने एलटी के बच्चे हैं, एक दिन मैं आपकी क्लास जो है स्पेशली गूगल मीट पर ले लूंगा, वेयर वी विल बी फेस टू फेस, जहां पर हम फेस टू फेस रहेंगे। तो हम आपको और बेहतर तरीके से समझा भी पाएंगे। यहाँ पे क्या है, आप तो मुझे देख पा रहे हैं, मेरे एक्सप्रेशंस को मैं क्या बता रहा हूँ सब कुछ देख पा रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर केवल एक हाइपोथेटिकल विजन है कि आपको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं। तो मैं वहां पर आपको समझा सकता हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम। बहुत इजी होता है, दैट्स वेरी इजी। इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं है। आप एक बार जाके मेरे वीडियोस वहां देखिएगा। तब तक उसके बाद किसी दिन आप लोग जब डिसाइड करेंगे, कोई हॉलीडे वगैरह रहेगा, तो उस दिन हम लोग एक सेशन कर लेंगे 1-2 घंटे का, जहां पर आपको मीटर हम पूरा थ्रू जूम जो है पूरा डिटेल में पढ़ा देंगे। दैट विल नॉट बी अ लाइव ऑन यूट्यूब, वो आपके लिए केवल होगा, ठीक है, स्पेशली। तो परेशान ना होइए, ये इतना सिंपल होता है। आपके क्वेश्चंस यहाँ से गलत ही नहीं होंगे, गलत ही नहीं होंगे, मैं बता रहा हूं, अगर आपने सीरियसली थोड़ा सा पढ़ लिया तो। ठीक है, तो चलिए अब आइए हम देखते हैं यहाँ पर। तो ये ध्यान रखिएगा, जो हमारा वर्जिल का एनीड है, आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकता है, मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि वर्जिल के एनीड में कौन सा जो है मीटर पैटर्न यूज किया गया है, तो आपको याद रहना चाहिए दैट डैक्टिलिक हेक्सामीटर ना, ध्यान रखिएगा। या आपसे पूछ ले कितने सिलेबिक लाइंस हैं, आपको दे देगा 8 सिलेबिक, 10 सिलेबिक, 12 सिलेबिक, 14 सिलेबिक, तो आप ध्यान रखिएगा 12 सिलेबिक। हेक्सा मतलब 6, और मीटर मतलब होता है 2 सिलेबल होते हैं, 2 सिलेबल से मिलकर के एक फुट बनता है, उसको हम मीटर बोलते हैं। तो 2 सिलेबल का हेक्सा मतलब 6, तो 12 सिलेबिक। तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपसे पूछ सकता है। आपसे हो सकता है ये पूछ ले कि कौन सा मीटर इसमें यूज होता है, आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक हेक्सामीटर, डैक्टिलिक पेंटामीटर, डैक्टिलिक हेक्सामीटर। तो आपको याद रहना चाहिए डैक्टिलिक है, डैक्टिलिक क्या है, स्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय 2 अनस्ट्रेस, मतलब पहला जो सिलेबल हमारा होगा वो स्ट्रेस्ड होगा, वहां पर आपको थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। एयर जो यहां से निकलती ना आपके वोकल कार्ड से एयर निकलती, इस पे थोड़ा सा आपको जोर देना पड़ेगा। उसके बाद 2 अनस्ट्रेस, मतलब वहां पर आपको ज्यादा जोर नहीं देना है, आपको जो फ्रिक्शन, आपके एयर का जो फ्रिक्शन है ना वो कम होता है, तो वहां पे 2 अनस्ट्रेस होते हैं, फिर स्ट्रेस फिर 2 अनस्ट्रेस, इस तरीके से फॉलो करता है वो पैटर्न होता है। हम लाइन के थ्रू आपकी वर्जिल्स की कोई लाइन लेंगे, हम वहां पर लाइव क्लास में आपको इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है, परेशान ना होइए बिल्कुल। और वैसे भी हमारे पास टाइम आगे रहेगा तो हम इसको जरूर पढ़ाएंगे। हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि ऑलरेडी आई हैव गिवन क्लासेस, दो वो वहां पर हमने ग्रेजुएशन के स्टैंडर्ड से दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लेवल से थोड़ा सा उठा करके ही चीज़ों को देते हैं। तो वहां भी इतना समझा दिया है कि अगर आप बीए सेकंड सेमेस्टर में जाके खोजेंगे तो आपको बेटा आराम से मिल जाएगा। मीटर, फिगर ऑफ स्पीच आप 2-4 बार देख लीजिए, आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आप हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं। आपको जरूरत तो क्या है, केवल खोजने की जरूरत है कि क्या क्या हमारे काम की चीजें हैं यहाँ पर, ठीक। तो नाउ द थीम्स, अगर हम थीम्स की बात करें तो जो हमारे अर्ली ग्रीक एंड लैटिन एपिक्स हैं, अगर देखें तो नॉर्मली जो है इनमें थीम्स जो थी, ग्लोरी इन बैटल, बैटल की ग्लोरीज को ये दिखाते थे, एंड देन फेट, डिवाइन कॉन्फ्लिक्ट एंड सिविक आइडेंटिटी, ये मेजर थीम्स हुआ करती थी उस समय। एपिक में अगर हम बात करें, क्लासिकल एपिक्स जिनको हम कर सकते हैं, मतलब एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन एपिक्स को हम क्लासिकल एपिक्स कहते हैं, तो वहां पर जो है हमारे इस प्रकार की थीम को इंट्रोड्यूस किया जाता था। देन हम मेडिवल एंड रेनेसा पीरियड में आते हैं और यहाँ के एपिक्स को देखते हैं, ठीक है। श्वेता, नो वरीज सर, ग्रेजुएशन में हमारे टीचर ने इस अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया था, कोई बात नहीं, एक्सप्लेन नहीं किया था बेटा, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब आ जाएगा। आपको इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं। व्हाट यू नीड, यू नो आपको केवल पढ़ना है, खोज के पढ़ना है कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, ठीक है, कहाँ पर क्या चीज़ें खोज के पढ़ना है। गुलाब साहब, आपको पता है स्ट्रेस अनस्ट्रेस कैसा होता है, हम आपको बताएंगे कैसे पहचाने ये स्ट्रेस है या अनस्ट्रेस है। एक्चुअली इसके लिए फोनेटिक्स की एक क्लास होती है, मुझे लगता है कि आई शुड नॉट डिस्टर्ब यू इन बिटवीन दिस एग्जाम, लेकिन सेपरेटली मैं इस पर एक वीडियो जरूर, आपको एक वीडियो क्या कम से कम 8-10 क्लासेस लेने पड़ेंगे, जहां पर पूरा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपको बताना पड़ता है, कौन सा क्या साउंड रिप्रेजेंट करता है, कितनी फ्रिक्शन लगती है ना,
हमारे मोनोफ्थॉन्ग्स कौन से होते हैं, डिप्थॉन्ग्स कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताना पड़ेगा ना। फिर साउंड्स में भी हमारे पैलेटल साउंड होते हैं, लेबियोडेंटल होते हैं, डेंटल होते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर हमें पोर्ट्रेटेड बोलना पड़ता है, हाँ हमारे लिप्स को पोर्ट्रेट करना पड़ता है, कहाँ पर हम जो है लिप्स को वो करते हैं, ये सारी चीज़ें अलग क्लासेस की हैं। ये साउंड सिस्टम की बात होती है, ये हम वहाँ पर पूरा जब फोनेटिक पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर ये चीज़ें बताई जाती हैं, जहाँ पर हम अपने जो है आर्टिकुलेटरी सिस्टम को पूरा पढ़ते हैं ना। इसको हम बाद में आपको बताएंगे, नेजल साउंड्स वगैरह कैसे निकलते हैं ना, कितना हम जोर देते हैं, ये सारी चीज़ें। फिलहाल इतना आपके सिलेबस में यहाँ पर नहीं है स्पेशली। हाँ, नेट जेआरएफ के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हायर एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम एक पूरी बुक ही पढ़ाएंगे नेट जेआरएफ के स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारा इसी पर बेस्ड ही होता है, जिसका नाम है लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स की एक पूरी हम बुक पढ़ाते हैं, और उस बुक में हम आपको सब पढ़ाएंगे, सब कुछ आपको पढ़ाएंगे। फोनिम क्या होता है, मॉर्फिम क्या होता है, सब कुछ आपको मिलेगा। आप रजिस्टर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, लिस्टिंग क्या होती है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन इट विल टेक सम टाइम बेटा ना, तो परेशान नहीं होना, जितना मिल रहा है उसको आप डिटेल में पढ़ते जाओ। नाउ मेडिवल एंड रेनेसां एपिक्स की बात कर लेते हैं एक बार। यूरोप देखें तो एपिक्स इवॉल्व इनटू शिवैलरिक एंड क्रिश्चियन फॉर्म्स। सबसे पहले यूरोप में अगर देखें तो जो एपिक थे वो शिवैलरिक और क्रिश्चियन फॉर्म है, मतलब अगर हम देखें तो रिलीजियस चीजें ज्यादा इंट्रोड्यूस की गई हैं, और शिवैलरी की चीजें, शिवैलरी मतलब लव एंड वॉर की जो चीजें हैं वो ज्यादा एपिक में इवॉल्व की गई। यहाँ पर इसके पहले अगर देखें तो शिवैलरिक वाली चीजें नहीं थी, मतलब कोर्टली लव वगैरह, और खास करके जो है वॉर एंड लव, इन प्रकार की चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया, बाद में यूरोप में इंट्रोड्यूस किया गया। अगर यूरोप में हम बात करते हैं तो अर्लीस्ट जो हमारी इंग्लिश में नॉन एपिक है वो एनोनिमस एपिक है। हु इज द ऑथर ऑफ दिस एपिक, नोबडी नोज। आज तक भी हमें पता नहीं है, शुरुआत में कुछ गेसेस लोगों ने लगाए थे कि इन्होंने लिखा होगा, बट हमारे पास जो एपिक मिलती है दैट इज बियोल्फ। आप सब लोग जानते होंगे, आपको हमने विलियम जे लॉन्ग पढ़ाया होगा, तो वहाँ बियोल्फ की स्टोरी भी हमने आपको बढ़ाई है कि कैसे वो अलग अलग वॉर लड़ता है एंड फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। तो वो मैंने आपको बताया कैसे वो जो है ड्रैगन से लड़ता है, लास्ट में उसकी डेथ होती है, फिर वहाँ पर ग्रेंडेल जो रहती है वो लड़ती है ना। तो ये एंग्लो सैक्सन एपिक है, सबसे नोन एपिक हमारी, सबसे अर्लीस्ट एपिक हमारी ये जानी जाती है ना। सबसे पहली एपिक हमारी कौन सी है, बेओल्फ है, और ये एनोनिमस है, ध्यान रखिएगा एनोनिमस है, मतलब इसके आथर का नाम हमें पता नहीं है। तो अगर आपसे एग्जाम में आ जाए, पूछ ले कि किसने लिखा है बेओल्फ, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ये वो एक ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज, ठीक है। या एक ऑप्शन दे देगा एनोनिमस, तो आपको याद रखना है एनोनिमस। दूसरा है द सॉन्ग ऑफ रोलैंड, फ्रेंच की है, ध्यान रखना, ये इंग्लिश की है, ये इंग्लिश की है, ओल्ड इंग्लिश जो हमारी एंग्लो सैक्सन इंग्लिश है उसमें लिखी गई, ओल्ड इंग्लिश में। एंड दूसरा है द सॉन्ग ऑफ रोलैंड, ये फ्रेंच में हमारी आई थी। और इटली में द डिवाइन कॉमेडी, आप जानते हैं हमारे दाते साहब की ना, डिवाइन कॉमेडी, ये भी एपिक है। यूज्ड इन सब में अगर हम देखें तो लैंग्वेजेस कौन से यूज किए हैं, लैंग्वेजेस जो भी ऑथर रहे हों, मान लीजिए इसके ऑथर नहीं पता है, इसके ऑथर नहीं पता है, लेकिन इसके तो पता है, इन लोगों ने लैंग्वेज क्या यूज किए, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस एंड इन्फ्यूज क्रिश्चियन मॉरल कोड्स ना। इन लोगों ने वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज जो थी उनकी, जो फंडामेंटल उनकी लैंग्वेज थी, वहां की लोकल लैंग्वेज थी, उसको यूज किया है, और क्रिश्चियन मॉरल कोड्स को दिखाया है ना। क्रिश्चियन मॉरल कोड्स को आप देखिए, डिवाइन कॉमेडी में तो पूरा भरा पड़ा है, बियोल्फ में भी कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो क्रिश्चियन मॉरल्स को दिखाया है, और द सॉन्ग ऑफ रोलैंड में भी वही है। तो दीज आर द अर्ली एपिक्स नोन इन यूरोप, यूरोप में ये हमें जानने को मिलते हैं ना। तो ये हमारी इंग्लिश एपिक है, हमारी इंग्लिश एपिक है बेवुल्फ, ये हमारी फ्रेंच है, और ये हमारी इटालियन है। तो ओवरऑल देखें तो दे आर यूरोपियन एपिक्स, ये अर्ली यूरोपियन एपिक्स हैं, ठीक है, गॉट इट। चलें नेक्स्ट। नाउ ड्यूरिंग द रेनेसां राइटर्स लाइक जॉन मिल्टन, अगर देखें रेनेसां में हम देखें तो जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, अभी हमारे बच्चे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे, पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन्ड हमारी अगर देखते हैं तो ये भी एपिक के रूप में सेलिब्रेट की जाती हैं। स्पेशली देखें तो ये लोग एकदम आर्टिस्टिक मास्टरी का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल एपिक राइटिंग का, डेलिब्रेट आर्टिस्टिक एम्बिशन को दिखाया यहाँ पर, रिटर्निंग टू क्लासिकल फॉर्म्स, फिर से ये लोग क्लासिकल फॉर्म पर वापस जाते हैं, टू एक्सप्लोर रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल आइडियाज।
तो अगर हम देखें तो हमारा जो पैराडाइज लॉस्ट है रिलीजियस है पूरा, आप देख ही रहे हैं, पूरा बाइबल उसमें इंट्रोड्यूस किया है। पॉलिटिकल है, उस समय की पॉलिटिकल कंडीशन को आप देख ही रहे हैं कैसे इन्होंने डिपिक्ट किया है। खास करके जो हमारा सैटन है वो मिल्टन खुद ही हैं, जो कि एक रिवोल्यूशनरी है। उसके बाद अगर देखें तो फिलोसफिकल आइडियाज तो उसमें दिखाया ही गया है ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ यू नो जो आपका हेवन एडन गार्डन जो छूट जाता है, और उसके बाद जो मॉर्टेलिटी आती है, सिन जो क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने फिलोसफिकल आइडियाज़ को यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में अगर हम देखते हैं तो सबसे वेल नोन एपिक हमारी जो रेनेसा पीरियड की हम कह सकते हैं, या रेनेसा के बाद या ड्यूरिंग द रेनेसा, तो हमारी जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट है। देन हम मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न में देखें एपिक, तो मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न में जो हमारी एपिक हैं अगर देखें तो पोएट्री से थोड़ा सा हट करके, बिल्कुल बियॉन्ड पोएट्री जो है, इन्होंने क्या इंक्लूड किया है, लॉन्ग नॉवेल्स यूज किया है ना, पोएट्री से हट गए हैं। एपिक कह सकते हैं कि वर्ष में ना हो करके यहाँ पर एपिक फिक्शन में चली गई, नॉवेल्स, फिल्म्स, नेशनल माइथोलॉजीज, ये आइडिया एपिक में इंट्रोड्यूस कर दिया लोगों ने ना। तो द आइडिया ऑफ एपिक एक्सपैंडेड, यहाँ पर एपिक का आइडिया थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया बियॉन्ड पोएट्री, पोएट्री से हट करके अलग ब्रांचेज में भी चला गया, लाइक इन नॉवेल्स, फिल्म्स एंड नेशनल माइथोलॉजीज में। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम वर्क्स की बात करें तो वर्क्स की अगर देखें तो टॉल्स्टॉय की आप वॉर एंड पीस जानते हैं ना, ये एपिक नॉवेल कहलाती है, ध्यान रखिएगा, बहुत फेमस ही है वॉर एंड पीस। उसके बाद टॉकिंस की आप देखते हैं, इस पे पता नहीं कितनी मूवीज बन चुकी है, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स आपने देखी होगी, हॉलीवुड की मूवीज। और उसके बाद जॉर्ज लुकास की देखें, स्टार वॉर्स, ये सब की सब देखें तो दे आर कंसीडर्ड मॉडर्न प्रोज आर सिनेमेटिक एपिक्स। इनको हम मॉडर्न के प्रोज या सिनेमेटिक एपिक्स की कैटेगरी में रखते हैं, रिटेनिंग द स्कोप, हेरोइज्म एंड मॉरल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ट्रेडिशनल एपिक्स। तो ये ट्रेडिशनल एपिक्स की चीजों को फॉलो करते हैं, लाइक हीरोइज्म, मॉरल कॉन्फ्लिक्ट, ये सब कुछ दिखाते हैं। बट ये क्या है, दे आर रिटन इन मॉडर्न प्रोज आर इन सिनेमेटिक वे ना, सिनेमेटिक स्ट्रक्चर में इनको दिखाया गया है। एग्जाम्पल्स आर लियो टॉल्स्टॉय की हमारी वॉर एंड पीस है, एंड एलन टॉलकिंस की हमारी जो है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, और जॉर्ज लुकास की स्टार वॉर्स जो है, ये सब इसी कैटेगरी में हमारी आती हैं। तो मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न में आप इनको देखिए, इनसे क्वेश्चन के चांसेस तो मैं कह सकता हूं कि थोड़े से कम है, यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेकिन आपको नॉलेज तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए ना, क्योंकि नॉलेज नहीं है तो फिर क्या ही करेंगे पढ़ करके ना। चलो, बच्चों को बताने भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। हाँ ठीक है, दाते की है, ओके। सर आई एम स्टूडेंट ऑफ नेट ज़ेआरएफ बाय द वे, ओके, नो वरीज गुलफ्शा, आप को ये सब हेल्प करेगा। देखिए, नेट ज़ेआरएफ तो मुझे ऐसा लगता है कि नेट ज़ेआरएफ तो एक ऐसी तैयारी है कि आप कुछ भी पढ़ते रहो लिटरेचर में, वो सब उसमें आ जाएगा, सब आ जाएगा ना। चलो, गॉट इट। नेक्स्ट मूव करते हैं, टाइप्स ऑफ एपिक्स को देख लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो एपिक दो टाइप में ही होते हैं, प्राइमरी एपिक एंड सेकेंडरी एपिक। लेकिन हम लिटरेरी उसको थोड़ा सा अगर देखें सुविधा के अनुसार से डिवाइड कर लेते हैं समझने के हिसाब से। तो प्राइमरी एपिक हमारे क्या होते थे, शुरुआत के जो भी हमारे फॉक एपिक्स और ओरल एपिक्स लिखे गए हैं उनको हम प्राइमरी एपिक एक प्रकार से मतलब जो रिटन फॉर्म में नहीं, ओरल फॉर्म में है ना। तो प्राइमरी एपिक हमारे पहला हमारा जो टाइप है दैट इज प्राइमरी एपिक, इसको हम ओरल एपिक या फॉक एपिक भी कहते हैं। इसका फीचर क्या है, एनोनिमस है, प्रायः अगर हम देखें तो इसके राइटर का हमें पता नहीं रहता है, पास डाउन ओरली, और ये ओरली जो है ट्रांसमिट किया जाता है, एम्बेडेड इन ट्रेडिशन एंड कम्युनल आइडेंटिटी। तो ये ट्रेडिशन में ही मिक्स रहता है, कम्युनल आइडेंटिटी को शो करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इलियड, ओडिसी, महाभारत, बियोल्फ, ये सब हमारी देखें तो बियोल्फ तो हालांकि रिटन में भी हमें मिलती है, यहाँ पर बियोल्फ हम अगर हटा दें एक प्रकार से, ओरल में नहीं है, शुरुआत में ओरल में ही थी, बाद में रिटन है ये। तो ये कहानियां हमें बियोल्फ की स्टोरी शुरुआत में ओरल ही मिलती थी, बाद में रिटन मिली है। तो ये हमारे ओरल एपिक्स में या प्राइमरी एपिक जिनको हम कह सकते हैं उसमें आते हैं।
देन वी हैव सेकेंडरी एपिक। सेकेंडरी एपिक को लिटरेरी एपिक कहते हैं या इसको रिटन एपिक भी कहते हैं। ये एपिक क्या होते हैं? दीज एपिक्स आर रिटन बाय इंडिविजुअल राइटर्स ना, ये इंडिविजुअल ऑथर्स एंड राइटर्स द्वारा लिखे जाते हैं, रिटन बाय इंडिविजुअल ऑथर्स। और क्या होता है? दे आर रिफ्लेक्टिव एंड आर्टिस्टिक और इमिटेशन ऑफ ओरल एपिक्स। एक चीज तो है कि ये ओरल एपिक्स को इमिटेट करते हैं, मतलब थीम मैनर में इन सब में ओरल एपिक्स को ही इमिटेट करते हैं, बट ये है कि दे आर द प्रोडक्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअलिटी ऑफ द पोएट और ऑथर। ऑथर जो है उसके इंटेलेक्चुअलिटी के प्रोडक्ट होते हैं, इंडिविजुअल जो है ऑथर का प्रोडक्ट होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पहला लिटरेरी जो हमारा एपिक है दैट इज वर्जिल का एनीड है, और पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन की तो आप जान ही रहे हैं, शायद इससे बेहतर कोई एपिक अभी तक हमको देखने को यूरोप में नहीं मिलती। इंडिया में तो रामायण और महाभारत से बड़ा तो कोई एपिक ही नहीं है ना। चलिए, नाउ वी टॉक अबाउट नेशनल एपिक्स। तो नेशनल एपिक्स अगर हम देखें तो इसी की कैटेगरी है, मतलब इन्हीं में से आता है, ऐसा नहीं कि नेशनल एपिक कोई अलग से है। नेशनल एपिक, नेशनल एपिक इसको टर्म क्यों दिया गया है? बिकॉज इट्स इट टेक्स द थीम ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। नेशनल आइडेंटिटी की थीम को ये टेक करता है ना, रिफ्लेक्ट करता है नेशनल आइडेंटिटी को, या ओरिजिन मिथ्स ना, एंड ओरिजिन मिथ्स, इसको ये शो करता है, इसीलिए इसको हम नेशनल एपिक्स का दर्जा देते हैं। नेशनल एपिक्स मतलब कहें तो राष्ट्र के एपिक के तौर में भी उसको दिखाया जाता है। जैसे हमारे भारत का रामायण क्या है? रामायण इज द नेशनल एपिक, नेशनल एपिक है। शाहनामा, शाहनामा आपने देखा ही होगा जो है, और उसके बाद वर्जिल की एनीड, ये नेशनल एपिक में आती है ना। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल एपिक, और 3 आपको दे देगा, चौथा कोई और आपको दे दे, तो ध्यान रखिएगा वो नेशनल एपिक नहीं है, ठीक है, नेशनल एपिक नहीं है। नाउ मॉक एपिक्स, मॉक एपिक्स क्या होते हैं? यही एपिक की जो कॉपी होती है, पैरोडी होती है, वही मॉक एपिक कहलाती है ना। दे आर सटायरिकल इन नेचर, दे आर सटायरिकल इन नेचर, यूजेस एपिक कन्वेंशंस टू ट्रीट ट्रिवियल सब्जेक्ट ह्यूमरसली। अब अगर हम देखें, अभी हम कैरेक्टरिस्टिक आपको पढ़ाएंगे एपिक की, कि एपिक में जो हमारा स्टोरी जो होती है वो एलिवेटेड स्टाइल में लिखी जाती है, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हाईली डिग्निफाइड सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर जो मॉक एपिक होती है इसका सब्जेक्ट बड़ा ट्रिवियल सा होता है। जैसे आपने अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक पढ़ा होगा ना, तो वहाँ पर कटिंग ऑफ द लॉक ऑफ हेयर पर जो है पूरा बवाल हुआ था, तो ये मॉक एपिक में आता है। और उसके बाद ड्राइडेंट का आपने मैक फ्लेक्नो देखा होगा, मैक फ्लेक्नो जो इन्होंने सैडवेल के लिए लिखा था, टॉमस सैडवेल के लिए, तो भी हमारा किस में आता है? मॉक एपिक में आता है। मॉक एपिक एक अलग से टॉपिक है, उस पर भी हम आपको वीडियोस देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाउ वी सी कॉमन फीचर्स ऑफ द एपिक्स। एपिक्स में कॉमन फीचर्स क्या मिलते हैं? तो अगर हम देखें तो सबसे पहले कि एपिक में जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है वो ये होता है इन्वोकेशन टू द म्यूज, मतलब गॉड को, म्यूज को इन्वोक करते हैं ना। ये एक क्लासिकल ट्रेडिशन भी रहा है, एपिक में ये ट्रेडिशन रहा है। आप पैराडाइज लॉस्ट में ही देखिए तो फर्स्ट 16 लाइंस अगर हम देखते हैं, नॉट 16, फर्स्ट 26 लाइंस अगर हम देखें पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट में 1 से 26 जो लाइन है दैट इज इन्वोकेशन टू द म्यूज। म्यूज जो है उनको इन्वोकेट किया गया है, ठीक है, मिल्टन के द्वारा। ऐसे ही हर एक में देखें, चाहे इलियड है, ओडिसी है, एनीड है, देखें तो पहले किसी अपने जो डिवाइन हमारे पावर है, डिवाइन इंस्पिरेशन है, उसको इन्वोक करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। जैसे हम लोग कोई भी अच्छा काम करने से पहले क्या करते हैं? भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं। हम लोग मतलब मैं बीइंग अ हिंदू, मैं हिंदू की ही ज़्यादातर बात आपको बताऊंगा। नॉर्मली क्यों है कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ द रिलीजियस फंक्शनिंग ऑफ अदर रिलीजन। तो हमारे यहाँ क्या है, श्री गणेश की जो है जी की पूजा की जाती है ना। कोई भी यहाँ तक रुद्राभिषेक, हमारे यहाँ छोटे छोटे पूजा पाठ भी होते हैं, तो पहले गणेश जी की पूजा होती है, देन वी गो फॉर अदर्स। तो यहाँ पर भी क्या आते हैं, जो एक डिवाइन इंस्पिरेशन होता है उसको पहले इन्वोक करते हैं, उसकी पूजा करते हैं कि प्रभु मैं इतना बड़ा काम करने जा रहा हूँ, मुझे शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। तो यहाँ पर द पोएट सीक्स डिवाइन इंस्पिरेशन टू टेल द स्टोरी ना, वो भगवान से प्रार्थना करता है कि इतनी बड़ी कहानी बताने में आप मेरी मदद करिए और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक तो ये हो गया कि एपिक में ये चीज होना चाहिए। दूसरा क्या है, इन मीडिया रेस, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन मीडिया रेस मतलब इन बिटवीन, स्टोरी मिडिल ऑफ द एक्शन में शुरू होती है ना। यहां पर कह रहे हैं कि द नरेटिव बिगिंस इन द मिडिल ऑफ द एक्शन विथ फ्लैशबैक्स फिलिंग इन द पास्ट। फ्लैशबैक में स्टोरी हमारी चलती है, जैसे मीडिया रेस में शुरू होगी, मीडिया रेस में स्टोरी शुरू होगी और चलेगी किसमें? फ्लैशबैक में चलेगी।
अब जैसे आप रामायण देखें, रामायण आपका कब लिखा गया, आपको पता है रामायण कब लिखा गया? जब लौ कुश पैदा हो गए थे तब लिखा गया। लौ कुश पैदा हुए और स्टोरी किसमें चली, बैक में चली। भगवान राम के जन्म से पहले दशरथ को जो आशीर्वाद श्राप जो मिला था, उसके बाद से कैसे उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ के बाद जो है कैसे उनको जो है मतलब पुत्र का आशीर्वाद मिला, उसके बाद फिर वो पैदा हुए, बड़े हुए, फिर गए उगए, उसके बाद देखें तो वहां तक आने के बाद फिर स्टोरी आगे बढ़ती है ना। तो ये मीडिया रेस इसको बोलते हैं। मीडिया रेस मतलब इन बिटवीन ना, मिडिल ऑफ द एक्शन, मिडिल ऑफ एक्शन, एक्शन के मिडिल में जब कोई चीज शुरू होती है तो एक खासियत ये भी ये होती है कि एपिक आप देखेंगे तो मीडिया रेस में शुरू होती है। पैराडाइज लॉस्ट में ही देख लीजिए, पैराडाइज लॉस्ट में स्टोरी कहाँ शुरू होती है, द फॉल ऑफ मैन से शुरू होती है। जबकि आदमी का फॉल अगर आप देखें तो बाद में डिटेल में उन्होंने बताया है, तो बुक 9th में जाकर के उनका फॉल होता है। बुक 9th में अगर हम देखें तो फॉल वाला सीन शुरू होता है, लेकिन शुरुआत में ही बता दिया गया ना, शुरुआत में। तो मीडिया रेस इसी को बोलते हैं। बाद में फिर स्टोरी फ्लैशबैक में चलती है ना, फ्लैशबैक में चलती है। देन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोबल हीरो होना चाहिए। मतलब इसका जो प्रोटैगनिस्ट होगा ना, वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं होना चाहिए कि ऐसे कोई सिंपल व्यक्ति को ले लिए ना, घुरहु कतवारू जो हमारे गांव की लैंग्वेज में बोलते हैं। किसी को भी आप जो है वो नहीं बना सकते, नॉवेल सॉरी एपिक का हीरो नहीं बना सकते ना। उसके अंदर हीरोइक क्वालिटीज होनी चाहिए, हीरोइक क्वालिटीज होनी चाहिए। जैसे हम देखें तो कोई डिवाइन या रॉयल पर्सन हो सकता है। जैसे लॉर्ड रामा क्या है भाई, लॉर्ड रामा कोई ऐसे मामूली व्यक्ति हैं क्या? लॉर्ड रामा मर्यादा पुरुषोत्तम है, इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु है, लॉर्ड विष्णु के अवतार हैं ना, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। डिवाइन और रॉयल डिसेंट से भी बिलोंग करते हैं। राजा दशरथ जिनको क्या कहा जाता है, चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है, उनके बेटे हैं। और हीरोइक क्वालिटीज को तो बात ही छोड़ दीजिए, कितनी हीरोइक क्वालिटीज है उनके अंदर। तो जो इसका प्रोटैगनिस्ट होना चाहिए ना, वो नोबल होना चाहिए। कोई छोटा मोटा आपका गांव का गली का आप नहीं ले सकते इसको एपिक के लिए। आप देख लीजिए पैराडाइज लॉस्ट में, पैराडाइज लॉस्ट में आप देख लीजिए, चाहे आप एडम को ले लीजिए, तो एडम आपको कोई सामान्य व्यक्ति लग रहा है? एडम हमारे क्या कहते हैं, पापा 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 सबसे पहले पापा हमारे हैं। कौन है? एडम है ना। ये एडम है, हमारे पहले मम्मी पापा यही हैं, एडम है। तो कोई नॉर्मल से व्यक्ति हैं। भगवान इनको कहाँ पर रखे हुए हैं? एडन गार्डन में रखे हुए हैं भैया। एडन गार्डन में हम लोग टिकट लेके मैच नहीं देख पा रहे हैं। एडम साहब तो छोटे नहीं है। सैटर्न को हीरो देख लो, तो सैटर्न क्या ऐसे कोई छोटा मोटा लग रहा है क्या? पूरा पैंडेमोनियम बनवा दे रहा है। ऐसा कोई छोटा व्यक्ति थोड़ी है, गॉड के खिलाफ रिवोल्ट कर दे रहा है, तो कोई छोटा आदमी थोड़ी है ये। तो डिवाइन, रॉयल या नोबल टाइप का होना चाहिए, हीरोइक क्वालिटीज होनी चाहिए। सैटर्न के अंदर आप देखिए मिल्टन ने कितनी हीरोइक क्वालिटीज डाल दी है ना। ऐसे महाभारत में आप देख लीजिए, महाभारत में द स्टोरी सेंटर्स अराउंड पांडवास एंड लॉर्ड कृष्णा। आप देखिए तो दे आर नॉट नॉर्मल ह्यूमन बींग्स ना, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स नहीं है। दे आर दे बिलोंग टू रॉयल और डिवाइन विसिनिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, नोबल इसका हीरो होना चाहिए। वास्ट सेटिंग होनी चाहिए। अच्छा हाँ, एपिक की एक खासियत ये भी है कि सेटिंग बड़ी वास्ट होनी चाहिए। समटाइम्स तो पूरा यूनिवर्स उसमें समा जाता है ना। अब रामायण महाभारत में आप देखिए, अब कृष्ण भगवान का आपने देखा ना, जब कृष्ण भगवान जन्म लेते हैं तो एक बार यशोदा माँ जो है उनको किसी मतलब वो दही वही चुरा करके मक्खन वक्खन खाते थे, तो उनको बांध दिया किसी जगह, और उनको बांध दिया तो फिर किसी पेड़ में या किस में बांध दिया, तो उन्होंने खींचा और वो पेड़ गिर गया, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद वो आई उनको कि तुमने मुंह में क्या लिया है, डांटने लगती हैं, तो मुंह ओपन करते हैं तो उसमें पूरा ब्रह्मांड उनको दिखाई देता है। हम लोगों ने ऐसा देखा है सीरियल्स के थ्रू, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो वहाँ पर क्या है, दैट इज सेटिंग्स जो होती है ना, वो कोई छोटी मोटी सेटिंग नहीं है कि इस कमरे में आपको इस पैनल पे पढ़ा रहा हूँ बस इतनी सी सेटिंग है ना, वो पूरी वास्ट सेटिंग होती है। जैसे मैं सेटिंग की बात करूँ तो आई हैव वास्ट सेटिंग्स ऑफ माई स्टूडेंट्स मेरे क्या है, बहुत बड़े बड़े सेटिंग से बिलोंग करते हैं ना। कोई कश्मीर से है, कोई झारखंड से है, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से है। तो ये सेटिंग क्या है, बड़ी लंबी सी है, और एक कमरे में मैं बैठा हूँ, दैट इज। तो सेटिंग हमेशा क्या करनी चाहिए, सेटिंग्स spans around some continents, some realm, number of countries, sometimes world, sometimes even cosmos। कभी कभी पूरा कॉस्मॉस भी उसमें शामिल होता है। तो पूरा नरेटिव जो है कॉन्टिनेंट्स को दिखाए, रेल्म्स को दिखाए, हेवन हेल, ये सारी मतलब छोटी मोटी सेटिंग नहीं होती, वास्ट सेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो एपिक का ये भी एक पैरामीटर है, इट शुड हैव वास्ट सेटिंग।
देन सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होंगे नहीं तो एपिक कैसे होगा ना। इसमें गॉड्स होने चाहिए, डेमी गॉड्स भी होते हैं, गॉड, डेमी गॉड्स, मॉन्स्टर, स्पिरिट्स, ये सारी चीजें होती हैं जो पूरे इवेंट को प्रभावित करते हैं। जैसे आप देखिए लॉर्ड रामा, दो इनकारनेशन ऑफ गॉड लॉर्ड विष्णु, हालांकि वो पुरुष के रूप में है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, लेकिन इवन देखें तो ही इज बीइंग असिस्टेड बाय डिवाइन पावर उनको आकर के असिस्ट करती हैं और बहुत सारी चीज़ें उनको देती हैं उनके लिए। जैसे युद्ध में आप देखें तो स्वर्ग से रथ आता है डायरेक्ट जो है उनसे लड़ने के लिए, रावण से लड़ने के लिए ना। तो ये क्या है, गॉड्स, मॉन्स्टर, स्पिरिट्स, इस प्रकार के सुपर नेचुरल इवेंट्स जो होते हैं उनका इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है। देन वैलर एंड हीरोइज्म, भैया वैलर नहीं रहेगा, किसी डरपोक आदमी को हीरो बना दोगे तो युद्ध लड़ेगा तो जाके बैठ जाएगा किसी कोने में। जैसे शेक्सपियर ने उसको बनाया, क्या नाम है, फॉलस्टॉप है ना, उसमें हेनरी फोर्थ में जब युद्ध होता है तो कहता है कि ऐसा है कि यहाँ पर लेट जाओ, आराम से लेट जाओ और मरने का नाटक करो, तो उसके बाद सब लोग अपने ही चले जाएंगे। तो सब चले जाते हैं, बाद में आता है बड़े बड़े, कहता है मैं तो ऐसे लड़ा वैसे लड़ा ना। तो कह रहे हैं वेलर और हीरोइज्म होना चाहिए। जो हमारे मेन कैरेक्टर होते हैं दे शुड डिस्प्ले करेज, दे शुड डिस्प्ले हीरोइक क्वालिटीज, उनके अंदर हीरोइक क्वालिटीज होनी चाहिए। और समटाइम्स एक हमार्सिया भी उनके अंदर होता है, हालांकि हमेशा नहीं होता, कभी कभी उनके अंदर हमार्सिया भी होता है, सेंट्रल कैरेक्टर। जैसे अगर हम रामायण की बात करें तो देयर इज अनदर सेंट्रल कैरेक्टर रावण, रावण हैज अ हमार्सिया, रावण के अंदर एक हमार्सिया है एंड दैट इज, वो बहुत ज्यादा अपने उसके पावर पर उसको बहुत ज्यादा प्राइड है ना, उसको घमंड है, वही उसका हमार्सिया है जो उसके डाउनफॉल को लीड करता है। तो वैलर एंड हीरोइज्म होना चाहिए। छोटे मोटे कैरेक्टर नहीं आप दिखा सकते ना, कि मान लीजिए आप वीर किसको दिखा रहे हैं, कोई गया कॉलर पकड़ा और एक बटन तोड़ दिया, हाँ या क्या बहादुर है, और दूसरा कुछ नहीं बोला, क्या डरपोक है, ये नहीं। बड़ा एक्शन होना चाहिए, धमाका बड़ा होना चाहिए और ताकतवर लोग होने चाहिए ना। जैसे आजकल ट्रम्प और जो है दुनिया में चल रहा है, ट्रम्प धमकी दे रहा है रोज 50% टैरिफ लगा दूंगा, 25 लगा दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बहुत सारे लोग डर रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं डर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं अपना ना। तो अब चूंकि क्या है, ये लोग पावरफुल लोग हैं ना, पावरफुल लोग हैं तो इनकी चर्चा हो रही है, तो ये एक स्टोरी वर्थ रीडिंग होगी। लेकिन अब हमारे कॉलेज में भी बहुत सारे लोग धमकी देते रहते हैं, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करोगे वैसा, उनको कौन ही पूछ रहा है, कौन जानता है। देन एलिवेटेड लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर आपके करेक्टर भाई हाईली बिलोंग टू नोबल और डिवाइन क्लास, तो उनकी लैंग्वेज क्या है, उनकी लैंग्वेज आप कोई छोटी मोटी लैंग्वेज यूज कराएंगे। जैसे अभी हमारा एक मूवी आई हुई थी लॉर्ड रामा पे, आदि पुरुष, आदि पुरुष में वो अमीश त्रिपाठी, क्या नाम है उसका, कौन सा है, कौन सा शुक्ला है जो अपना नाम बदल लिया था, जो है उसने बजरंग बली जी से क्या बुलवाया, कि बजरंग बली जी से डायलॉग बुलवाता है कि अजीब टाइप के मतलब डायलॉग बुलवाता है ना, कि यहाँ अपने खाला के गार्डन में सैर करने आए हो, लाइक दैट एंड दैट, जो है मेघनाथ और इन सब से। तो बड़ा अपोज उसका हुआ था ना, कि सच नोबल कैरेक्टर्स लाइक मेघनाथ, मेघनाथ जो कि बड़ा नोबल कैरेक्टर है भाई, ऐसे कोई सामान्य सा व्यक्ति नहीं है, हीरोइक मैन ऑफ हीरोइक क्वालिटीज है वो जो है, उससे इस प्रकार के स्लैंग्स बुलवा रहे हो कि यहाँ अपने खाला के वाटिका में घूमने आए हुए हो। तो इस पर बहुत हिंदू समाज ने आपत्ति उठाई, बाद में डायलॉग वगैरह चेंज किया उन लोगों ने। तो उसका पर्पस क्या था कि आप किसी नोबल व्यक्ति से उम्मीद नहीं कर सकते। सपोज दैट आई एम योर टीचर, इन माई पर्सनल लाइफ वॉट एवर आई मे डू, मैं जो भी कर सकता हूँ, बट इफ आई एम हियर ऑन द स्टेज, मैं यहाँ पर स्टेज में हूँ, तो यू ऑल सपोज कि मैं, मुझे कुछ इस प्रकार की लैंग्वेज नहीं, मैं अभी यहाँ पर गाली देने लगूँ, लाइक लूज टंग यूज करने लगूँ, तो लोगों को लगेगा आप पहले यही करेंगे। और बाकी तो ऐसे गधे बहुत सारे हैं जो रील्स बना रहे हैं, उसमें गाली से लेकर के मतलब पूरी लिमिट ही क्रॉस कर दिए हैं, उन लोगों को तो छोड़ ही दो, वो लोग इंसान नहीं रह गए हैं, वो लोग जो है शैतान से भी ज़्यादा भ्रष्ट वाली कैटेगरी में चले गए हैं। तो यहाँ पर आप क्या उम्मीद करते हो, आप उम्मीद करते हो बीइंग अ टीचर आई शुड नॉट यूज द दीज डेरोगेटरी वर्ड्स ना, ऐसे वर्ड्स हमें नहीं यूज करने चाहिए। अगर कोई यूज करता है तो आप कहीं ना कहीं उसकी आलोचना करते हो, क्यों, बिकॉज यू एक्सपेक्ट अ टीचर शुड यूज अ लैंग्वेज लाइक दैट, कि उस प्रकार की ही भाषा का प्रयोग करे। तो इन द सेम वे अगर आपने हीरो को ठीक ठाक रखा है तो उससे आप लैंग्वेज कोई छोटी मोटी नहीं बुलवा सकते, एलिवेटेड लैंग्वेज होनी चाहिए, एलिवेटेड डिक्शन होना चाहिए, ग्रैंड डिक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मल और फॉर्मल होना चाहिए, इनफॉर्मल नहीं। अगर इनफॉर्मल लैंग्वेज बहुत ज्यादा हो गई, जैसे बहुत सारे टीचर हैं ना, बहुत सारे टीचर हैं वो कैसे बात करते हैं,
बच्चों से, अरे यार तुम ये कर रहे हो, अरे यार तुम ये कर रहे हो, नहीं ऐसे करो, हाँ तुम तो ऐसे करो, ये मतलब अजीब सा मुझे लगता है कि देयर शुड बी अ थिन लाइन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। उसके बाद ग्रैंड एंड ऑफन आर्केइक डिक्शन होना चाहिए। डिक्शन थोड़ा सा आर्केइक रहे, मतलब लैंग्वेज में वेट रहे ना, थोड़ा सा प्राचीनता टाइप का रहे। प्राचीनता कहने का मतलब कि लैंग्वेज थोड़ा सा कुछ ऐसे ऑब्सोलीट वर्ड्स को भी यूज करिए जिससे लैंग्वेज में आपको वेट लगे ना, तो ये ध्यान रखिएगा। करेक्टर से कोई छोटे मोटे नहीं, आप देखिए करेक्टर्स ना, लाड रामा वगैरह संस्कृत में श्लोकाज बोलते थे ना, तो अब आप उनसे छोटे मोटे चाहेंगे को अवधि बोलें तो अवधि में वो बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, ठीक है। देन एन एपिक शुड हैव कैटालॉग्स, कैटालॉग्स जरूर होने चाहिए ना, मतलब लिस्ट होनी चाहिए। कैसे? जैसे लिस्ट ऑफ शिप्स, कौन कौन से शिप्स यूज हुए, वॉरियर्स के लिस्ट होने चाहिए, एंसेस्टर्स टू क्रिएट अ सेंस ऑफ स्कोप एंड ग्रैंडर, और एंसेस्टर की भी लिस्ट होनी चाहिए। जैसे लॉर्ड रामा हैं तो लॉर्ड रामा के एंसेस्टर्स की लिस्ट अगर नहीं होगी तो लॉर्ड रामा इतने महान कैसे हो सकते हैं, उसको थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगी। आप देखेंगे दशरथ इनके पिता हैं, इक्ष्वाकु वंश से बिलोंग करते हैं, भागीरथ के वंश से बिलोंग करते हैं जो गंगा को इस धरती पर ले आए ना, तो कोई सामान्य एंसेस्ट्री से बिलोंग नहीं करते हैं। इसकी भी एक लिस्ट जो है होनी चाहिए जिससे करेक्टर को और सपोर्ट मिलता है। एंड इपिक सिमिलीज का यूज होना चाहिए, मतलब इसमें जो कंपैरिजन होना चाहिए वो एक्सटेंडेड होना चाहिए, और जो क्या हाईलाइट करना चाहिए, हीरोइक इवेंट्स को हाईलाइट करना चाहिए। एपिक सिमिलीज का यूज किया जाता है, और खास करके ये बहुत ही फेमस है, एपिक सिमिलीज याद कर लीजिएगा। इसको हम होमरिक सिमिलीज भी करते हैं, खास करके हम अपने क्लासिकल एपिक की बात करें। देन मॉरल और कॉस्मिक थीम्स, अच्छा थीम भी कोई छोटी मोटी नहीं होनी चाहिए, कॉस्मिक थीम हो, मॉरल थीम हो ना, छोटी थीम पर नहीं ले सकते, छोटी थीम पर नहीं ले सकते। जैसे एक्सप्लोरेशन ऑफ जस्टिस, न्याय की बात हो, फेट हो, डिवाइन विल हो, या ह्यूमन लिमिटेशंस हो, ये सब थीम जो है प्रायः एपिक में एक्सप्लोर किए जाते हैं, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया? चलें आगे। हाँ ठीक है। हाँ देखिए, एल्डुअस हक्सले की जहां तक अगर हम बात करें तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो है वो एपिक तो हम नहीं कह सकते हैं उसको, वो नॉवेल की कैटेगरी में आता है ना, डिस्टोपियन नॉवेल है वो, ठीक है। मोस्ट फेमस एपिक्स, राइटर्स उनके, और पीरियड्स, स्ट्रक्चर और थीम, इसको देख लेते हैं फटाफट हम लोग। तो अभी हमने आपको बताया कि सबसे पहली हमारी जो है गिलगैमेश की स्टोरी जो आती है, द स्टोरी ऑफ गिलगैमेश। इसके राइटर की बात करें तो अननोन राइटर हैं। रिलीजन की अगर हम बात करें तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में ये आई हुई थी, 2100 बीसी के आसपास ये है। और स्ट्रक्चर की बात करें तो 12 टैबलेट्स, क्ले टैबलेट्स में लिखी गई है ना, 12 क्ले टैबलेट्स में, जैसे आजकल 12 बुक्स होता है वैसे क्ले टैबलेट्स होते थे। थीम ऑफ मॉर्टलिटी, फ्रेंडशिप और डिवाइन राथ, ये सब इन्होंने इसमें दिखाया है। देन इलियड हमारा लिखा किसने? होमर ने। क्षेत्र कौन सा है? ग्रीस है। 8th सेंचुरी बीसी में लिखा गया, 24 बुक में लिखा गया, ध्यान रखना। और थीम ऑफ ग्लोरी, रेज, ऑनर एंड डेस्टिनी। देन ओडिसी है हमारी, ओडिसी किसकी है? ये भी होमर साहब की है हमारी, होमर की ओडिसी है, ये भी ग्रीस में लिखी गई है 8th सेंचुरी बीसी में, ये भी 24 बुक में है। क्लेवरनेस, लॉयल्टी और होम कमिंग को दिखाता है। देन वी हैव एनीड, वर्जिल की एनीड हमारी जो है ये रोमन एपिक है, रोम में लिखी गई है, 19 से 29 बीसी के बीच में ये लिखी गई थी। 12 बुक्स, 12 बुक में ये लिखी गई है, पहली मानी जाती है जो स्टैंडर्ड हमारा एक पैमाना है, इसका पैरामीटर है एपिक का, उसकी पहली बुक हमारी है एनीड, ठीक है। 12 बुक्स में लिखी गई, ड्यूटी, पेटी, एम्पायर एंड प्रोफेसी की बात करती है। देन महाभारता, महाभारता को किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने लिखा है। ये इंडिया की इपिक है, 3rd बीसी के आसपास लिखी गई है। 18 पर्वाज हैं इसमें ना, बुक्स मतलब कह सकते हैं, 18 पर्वों में ये बटा हुआ है। और अगर ये थीम की बात करें तो धर्मा, फेट, वार और मॉरल ड्यूटी की थीम इसमें दिखाते हैं। रामायणा की वाल्मीकि ने लिखा है, रामायणा इंडिया में आई 5th सेंचुरी बीसी के आसपास ये लिखी गई है। 7 कांड हैं,
आप जानते ही हैं 7 कांड है रामायण में, और उसके बाद थीम्स आर राइचसनेस, लॉयल्टी एंड डिवोशन। देन बीवुल्फ की बात करें तो अननोन है, एंग्लो सैक्सन पीरियड में आई थी, 975 से 1025 के आसपास कहीं ये मिलती है। 3 पार्ट में लिखी गई है, वही 3 युद्ध लड़ता है जो हीरोइज्म, लॉयल्टी, लेगेसी एंड मॉर्टेलिटी, ये इसकी मेजर थीम्स हैं। देन वी हैव अनदर एपिक शाहनामा। शाहनामा को फिरदौसी ने लिखा, आप जानते ही हैं, पर्सियन रीजन में लिखी गई थी लैंग्वेज में, और उसके बाद 977 से 1010 के आसपास का पूरा स्टोरी है। 60 स्टोरीज हैं इसमें, ध्यान रखिएगा। इट टॉक्स अबाउट किंगशिप, जस्टिस एंड पर्सियन आइडेंटिटी। देन वी हैव डिवाइन कॉमेडिया। आप जानते ही हैं हमारी डिवाइन कॉमेडी है दाते साहब की। इटली में इसको लिखा गया था 1308 से 1320 के आसपास। टोटल अगर हमें देखें इसमें तो 3 पार्ट में लिखा गया है, 100 कैंटोज हैं इसमें, ध्यान रखिएगा 3 पार्ट और 100 कैंटोज में है। सिन, रिडेम्पशन एंड डिवाइन जस्टिस इसकी मेजर थीम्स हैं। देन वी हैव पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन की, इंग्लैंड, 1667 74 में बाद में पब्लिश हुई थी 12 बुक के साथ। उसके बाद जो है फॉल ऑफ मैन को इसने दिखाया, रेबेलियन को, ओबीडियंस को एंड रिडेम्पशन को एज अ थीम इसमें दिखाया गया है। ठीक है, चलिए नाउ हम चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। जो है हमारा है मेजर प्लॉट्स एंड सब प्लॉट्स इन फेमस एपिक्स। कुछ हमारे जो फेमस एपिक्स हैं उनमें क्या क्या मेजर प्लॉट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे इलियट है, इलियट का जो प्लॉट है, मेन प्लॉट है, वो ट्रोजन वार पर बेस्ड है, ध्यान रखिएगा। एक्विलस जो हमारे हैं, इनका एक्विलस के रेज के बारे में दिखाया है और उसके रेज का क्या परिणाम होता है, यही हमारा मेन प्लॉट है। किसके दौरान? ट्रोजन वार के दौरान, ट्रोजन वार के दौरान। अब इसमें सब प्लॉट क्या है? तो सब प्लॉट में हेक्टर की डेथ होती है, हाँ, पेट्रोक्लस की का वहां पर देखते हैं उसका सेक्रीफाइस देखने को मिलता है। डिवाइन बैटल एमंग गॉड्स, गॉड लोग लड़ते हैं, ये हम देखते हैं। एंड प्रियम्स प्ली फॉर हेक्टर्स बॉडी, और प्रियम लास्ट में प्रार्थना करता है कि हेक्टर की बॉडी को उसे दे दिया जाए। तो ये कुछ सब प्लॉट्स हैं वहां पर, ट्रोजन वार पर ये बेस्ड है, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता भी है। ओडिसी की बात करें होमर की, तो ये जर्नी है, जब ट्रॉय का युद्ध होता है, फॉल ऑफ ट्रॉय हो गया है और ओडिसी वापस लौट रहा है अपने घर की तरफ जो है, तो वापस लौट रहा है तो वही ओडिसी कहलाता है। ओडिसी जर्नी होम आफ्टर द फॉल ऑफ ट्रॉय, ट्रॉय के पतन के बाद ये वापस अपने घर आ रहा है, यही मेन इसकी थीम है, मेन प्लॉट है। साथ साथ में वहां पर बीच में बहुत सारे राक्षस से उसकी मुलाकात होती है, जैसे साइक्लोपस है, स्किला है, इन सब शैतानों से उसकी मुलाकात होती है, उनको मारता है, लड़ता है। देन टेलीमैकस कमिंग ऑफ एज, देखते हैं टेलीमैकस का एज आता है। पेनीलोप इसकी जो पत्नी है उसकी लॉयल्टी को दिखाया एक प्लॉट। देन द शूटर्स पनिशमेंट, और शूटर्स के पनिशमेंट को भी दिखाया है। तो दे आर द सब प्लॉट्स। देन वी हैव एनीड, एनीड देखें तो इसमें जो है ट्रॉय जर्नी दिखाया है, एनीज की जर्नी को दिखाया, कहां से? ट्रॉय से इटली तक ना, जो रोम का खोज करने के लिए गए थे ना, एनीज जर्नी फ्रॉम ट्रॉय टू इटली टू फाउंड रोम, ये ट्रॉय से इटली जाते हैं रोम की खोज करने के लिए। और साथ साथ में देखें तो बहुत सारी थीम चलती है, जैसे लव एंड अबैंडनमेंट ऑफ डीडो, डीडो महारानी थी ना, इनके लव एंड अबैंडनमेंट को दिखाता है। विजिट टू द अंडरवर्ल्ड, कैसे ये अंडरवर्ल्ड में जाते हैं उसको दिखाता है। देन प्रॉफिटिक विजन्स ऑफ रोमन ग्लोरी एंड वार अगेंस्ट टर्नस, टर्नस के अगेंस्ट जो वार है, ये कुछ सब प्लॉट्स हैं जो साथ साथ में रन करते हैं। देन महाभारत की बात करें तो सबसे बड़ी स्टोरी है तो पांडवाज एंड कौरव के बीच में जो फैट्रिसाइडल जो है, मतलब जो एक प्रकार से युद्ध चल रहा है भाइयों लोगों का, पांडवाज एंड कौरव के बीच में, मेन वही है। साथ साथ में अगर हम देखें तो द्रौपदी का ह्यूमिलिएशन एक होता है, चीरहरण होता है। कृष्णा का भजन आप देखते हैं भगवत गीता उसमें दिखाया गया है। देन कर्णा का ट्रेजिक लाइफ दिखाया गया है और अश्वत्थामा का बदला दिखाया गया है। ये सब भी साथ साथ में सब प्लॉट हमारे चलते हैं। देन रामायणा में देखें तो मेन रामायणा जो है वो सेंटर करता है राम के वनवास और रावण से युद्ध पर, लेकिन साथ साथ में देखें तो कैकेयी कैसे मैनिपुलेट करती है, जो है कैकेयीज मैनिपुलेशन, कैकेयी जो है कैसे दशरथ को मैनिपुलेट करती है। उसके बाद सीता का अबडक्शन होता है और उसकी ऑर्डिल भी होती है ना, वहां पर अग्नि परीक्षा भी होती है। देन हनुमान के एडवेंचर्स को दिखाया है इसमें, एंड भारत के लॉयल्टी को दिखाया, भरत जो हमारे हैं वो कितने वफादार थे राम के प्रति, उसको भी दिखाया है। बीवुल्फ की बात करें
तो हीरोइक बैटल अगेंस्ट मास्टर, मास्टर्स के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन बीच में अगर देखें तो ग्रैंडल का टेरर दिखाया है, उसके बाद मदर्स का रिवेंज दिखाता है, और फाइनल ड्रैगन बैटल दिखाता है, और रिफ्लेक्शन ऑन किंगशिप दिखाता है। तो दीज आर द सब प्लॉट्स। देन हमारा शाहनामा है। शाहनामा में देखें तो पर्शियन राजा के राइज एंड फॉल की पूरी कहानी दिखाया है इन्होंने, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो सोहराब एंड रुस्तम की जो कहानी है आपने पढ़ी होगी, मैथ्यू आर्नल्ड ने बहुत बढ़िया लिखा है उस पर। उसके बाद जो है जाहक द टायरेंट जो है इनका था। देन सिविल वार को दिखाया है, रिक्लेमेशन ऑफ मॉडल ऑर्डर को दिखाया है शाहनामा में, ठीक है। देन वी हैव पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में मेन अगर स्टोरी है तो सैटर्न का रिबेलियन है और एडम एंड ईव का फॉल है, ह्यूमैनिटी का फॉल है, लेकिन साथ साथ में देखें तो देयर आर सब प्लॉट। काउंसिल, हेल में काउंसिल आती है, आप देखते हैं। देन वार इन हेवन, हेवन में युद्ध होता है। उसके बाद टेम्पटेशन ऑफ ईव, ईव को टेम्प्ट किया जाता है, एंड प्रोफेसी ऑफ साल्वेशन, और बाद में माइकल बताता है कि कैसे आगे चल के आप लोगों को मुक्ति मिलेगी। देन वी हैव डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी में मेन देखें तो दैट इज जर्नी फ्रॉम हेल टू पैराडाइज, कि कैसे जो है नर्क से स्वर्ग जाने का जो एक यात्रा है उसी को इन्होंने दिखाया है, लेकिन साथ साथ में पर्सनल इनकाउंटर्स विद सिनर्स एंड सेंट्स, बीच में बहुत सारे पापियों से, साधुओं से मुलाकात होती है। एलिगोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिन, सिन को एलिगोरिकल रूप में दिखाया है। वर्जिल एज रीजन, ध्यान रखना वर्जिल को यहाँ इन्होंने रीजन के तौर पर दिखाया है, और बिट्राइस एज डिवाइन लव, बिट्राइस इनकी पत्नी थी, उनको डिवाइन लव के तौर पर दिखाया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिल सकता है। देन मेजर थीम्स की बात करें तो हम पीछे भी बात कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। हीरोइन वर्सेस फेट को दिखाते हैं, डिवाइन वर्सेस ह्यूमन बिल को, जस्टिस वर्सेस रेट्रीब्यूशन को, कल्चरल आइडेंटिटी को शो करते हैं, सैक्रिफाइस एंड लॉयल्टी को दिखाते हैं, जर्नी एज ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं। नाउ वी हैव सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, क्विकली हम इनको लेते हैं, देन वी सेल ओवर। 50 फैक्ट्स हमारे हैं, फटाफट हम इनको लेते हैं। तो आपको जैसे मैंने बताया, एपिक जो हमारा बेटा है वो ग्रीक के इपोस से लिया गया, बाद में इपिकॉस से लिया गया, जिसकी मीनिंग वर्ड, स्टोरी या सॉन्ग होती है। एंशियंट ग्रीस में ये टर्म जो है लॉन्ग नरेटिव पोएट्री को रेफर करता था, और इपिक फॉर्म जो है ओरली ओरिजिनेट हुआ है, जो कि पहले रिसाइट किया जाता था, संग किया जाता था, बाद में इसको लिखा गया। होमर का जो इपिक है, इलियड एंड ओडिसी है, आप सबको जानते हैं, ये सबसे अर्लीस्ट सर्वाइविंग यूरोपियन इपिक मानी जाती है, 8 सेंचुरी बीसी के आसपास लिखी गई थी। महाभारत एंड रामायण ओल्डर इन पार्ट्स देन होमर वर्क्स, होमर के वर्क से पहले के ओल्डर हैं ये, रूटेड इन एंशियंट इंडिया एंड ओरल ट्रेडिशन में ये लिखे गए हैं। वर्जिल की एनिड की बात करें तो 29 से 19 बीसी के बीच में ये पहली फाउंडेशनल रोमन एपिक मानी जाती है, होमरिक ट्रेडिशन में लिखी गई है, लेकिन रोमन नेशनलिज्म को इन्होंने दिखाया है। इंग्लिश में हमारी बिवोल्फ है, 8 से 11 सेंचुरी बीसी के आसपास में देखने को मिलती है। एपिक पोएट्री की बात करें तो ये रिटन हिस्ट्री में का काम करती है हमारे लिए, और एंशियंट पीपल के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। एपिक की बात करें तो इसको हम कल्चरल इंसाइक्लोपीडिया के रूप में भी देखते हैं, मतलब जहां पर हमें सोसाइटी के वैल्यूज, कस्टम्स, जियोग्राफी, मिथ्स, इन सब के बारे में भी जानकारी हमें मिलती है। एपिक जो है स्टोरी टेलिंग, ये कम्युनिटी आइडेंटिटी के लिए बहुत ज़्यादा और हिस्ट्री को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता था, कम्युनिटी की आइडेंटिटी को बरकरार रखने के लिए भी इसको यूज किया जाता था। ये हमेशा एलिवेटेड लैंग्वेज में लिखी जाती है और फॉर्मल तरीके से लिखी जाती है। मीटर इसका वेरी करता है हर लैंग्वेज में अलग, जैसे ग्रीक में अगर हम बात करें तो डायक्रिलिक हेक्सामीटर का यूज होता है, अगर हम अपने इंडियन की बात करें तो संस्कृत के श्लोकाज का यूज होता है। इन्वोकेशन टू द म्यूज होता है, क्लासिकल कन्वेंशन है कि कोई भी इपिक लिखने से पहले हम अपने देवी देवता की प्रार्थना करते हैं जो है। उसके बाद इपिक जो है मीडिया रेस में बिगिन होता है, ये भी हमने आपको बता दिया, इसमें इपिक सिमिलीज का यूज होता है। उसके बाद इसका नरेटिव ध्यान रखिएगा, द नरेटिव वॉइस इज ऑफन ओमनिसिएंट एंड थर्ड पर्सन, ध्यान रखिएगा। ज्यादातर इसके जो नरेटिव वॉइस होती है, मतलब जो नरेटर होता है स्टोरी का, वो ओमनिसिएंट होता है और थर्ड पर्सन होता है, जैसे वाल्मीकि जो है वो थर्ड पर्सन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एपिक जो है इसमें प्रायः कैटलॉग्स भी होते हैं, हमने आपको बताया, लिस्ट ऑफ वॉरियर, शिप्स, आर्मीज ना, ये सब। इसमें एपिथेट्स का यूज बहुत होता है, जैसे स्विफ्ट फुटेड एक्लस, रोजी फिंगर डॉन, ये सारे बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। आप देखिए हिंदी में भी अगर हम देखें अपने तो उसमें भी यूज होते हैं, ठीक है। डायग्रेशंस एंड सब स्टोरीज भी इसमें होती हैं, हीरोइज, वॉर, ऑनर, फेट, ये सब डिवाइन इंटरवेंशन मेजर थीम इसमें होती है।
हीरो इज ऑफन नोबल बर्थ, हीरो जो है अच्छे परिवार का रहेगा, सेमी डिवाइन टाइप का, या गॉड ने उसको चूज किया होगा, इस प्रकार का रहेगा। ये एपिक जो हमारी होती हैं दोनों प्रकार की होती हैं, एडवेंचरस भी होती हैं और स्पिरिचुअल जर्नी को भी दिखाती हैं। हाँ, गॉड और सुपरनेचुरल बीइंग का बड़ा रोल होता है इसमें, हमने आपको बताया सुपरनेचुरल का। और नेशनलिस्टिक जो है एपिक्स भी लिखे गए हैं जो नेशन के वैल्यूज एंड ओरिजिन इत्यादि को बताते हैं। और एक चीज इसमें है, बहुत सारे एपिक्स जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्री विल एंड फेट को दिखाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे एपिक हैं जिसमें हम फिजिकल वॉयस को देखते हैं वर्सेस मेटाफर फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। मतलब फिजिकल वॉयस देखें तो सेल्फ रियलाइजेशन के मेटाफर के तौर पर काम करता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। देन डेथ एंड इमॉर्टलिटी है, ये भी हम देखें तो एपिक में बहुत मिलता है। और उसके बाद सोशल एंड पॉलिटिकल रिलीजियस कंसर्न्स हैं। प्राइमरी एपिक की बात करें तो जिसको हम फॉक एपिक या ओरल एपिक के नाम से भी जानते हैं, इसमें हमारा इलियड है, बिवोल्फ है, महाभारत आता है। सेकेंडरी एपिक की बात करें तो लिटरेरी एपिक भी इसको बोलते हैं, इसको रिटेन एपिक भी बोलते हैं। इसमें हमारी वर्जिल की एनीड, पैराडाइज लॉस्ट मुख्य रूप से आती हैं। इंडियन एपिक्स में आप जानते हैं महाभारता जानते हैं 1,00,000 श्लोका में लिखा गया है। 1,00,000 श्लोका मतलब 2,00,000 लाइन ना, 2 lakhs लाइन्स हैं इसमें, ध्यान रखिएगा। 1,00,000 श्लोकाज हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी, ये जान लीजिए कि शायद इससे बड़ी आज तक कोई एपिक नहीं लिखी गई, शायद नहीं, कंफर्म लॉन्गेस्ट है, ध्यान रखिएगा, लॉन्गेस्ट एपिक है ये। और रामायण की बात करें तो रामायण 24,000 जो है श्लोकाज में लिखी गई है। तो सबसे बड़ी एपिक अगर आपसे पूछे तो दैट इज महाभारत। एपिक ऑफ गिलगामेश की बात करें तो सबसे ओल्डेस्ट जो है हमारी रिटेन एपिक मानी जाती है, जो कि मेसोपोटामियन सभ्यता में हमें मिली थी। बिवोल्फ की बात करें तो ओल्ड इंग्लिश एपिक है। डिवाइन कॉमेडी इटालियन एपिक है, दाते द्वारा लिखी गई थी, जो क्रिश्चियन एपिक भी कहलाती है। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट एपिक है, टैसो का जेरूसलेम डिलीवर्ड 1581 में। ये एक क्रूसेड एपिक कहलाता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, क्रूसेड एपिक कहलाता है, जिसमें इन्होंने रोमांस और रिलीजन को ब्लेंड किया है टैसो साहब ने। देन कैमियो की है, कैमियो की लुसियार्ड्स है, कैमियोस की द लुसियार्ड्स है, ये 1572 में आई थी। ये पुर्तगाल में लिखी गई एक एपिक है जिसको पुर्तगीज एपिक कहते हैं, जिसमें इन्होंने वास्को डिगामा की जर्नी को बहुत बढ़िया दिखाया ना। वास्को डिगामा किसने खोज करी थी? भारत की खोज करी थी ना वास्को डिगामा ने। इन अफ्रीका अगर देखें तो एपिक ऑफ संदिएटा, एपिक ऑफ संदिएटा, संडिएटा की एपिक जो है ये सबसे फेमस ओरल एपिक मानी जाती है, जो कि माली एक कंट्री है, ध्यान रखिएगा, अफ्रीका में एक कंट्री है माली, वहां के फाउंडर ऑफ माली एम्पायर के ऊपर बेस्ड है ये एपिक ऑफ संडिएटा। देन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट बाइबलिकल थीम पर बेस्ड है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। द नंबर ऑफ बुक्स अगर हम देखें तो इलियड एंड ओडिसी में 24 बुक है, एनीड में 12 बुक है, पैराडाइज लॉस्ट में पहले 10 थी, बाद में 2 ऐड कर दी गई, 12 हो गई। महाभारत में 18 परवाज हैं, रामायणा में 7 कांडाज हैं, 7 कांड हैं, 7 कांड्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये सब याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि आपको यहाँ एग्जाम में पूछ ही ले, लेकिन ये भी जरूरी है कि ना पूछे। और पैराडाइज लॉस्ट की बात करें तो जस्टिफाइंग ऑफ द वेज ऑफ गॉड टू मैन, यही इनकी मेन थीम थी। और बहुत सारे नॉवेल्स जो हैं वो लॉन्ग नैरेटिव्स में लिखे गए हैं, जैसे हमने आपको वार एंड पीस बताया, मॉबी डिक हमारा है उसी कैटेगरी में। मॉक एपिक की बात करें तो इसको हम अलग से भी पढ़ाएंगे, द रेप ऑफ द लॉक उस कैटेगरी में आता है। और मॉडर्न टाइम्स में अगर हम देखें तो द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और ये सब भी हमारे उसी कैटेगरी में मिलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, एपिक ट्रेडिशन में अगर सिनेमा में बात करें तो हमारे बेन हर जो है, ट्रॉय और बाहुबली, ग्लैडिएटर, ये सब अगर देखें तो इपिकल फिल्म हमारी हैं। उसके बाद इपिक कैटालॉग्स जो है, इसमें बाइबलिकल जेनियोलॉजीज का यूज किया गया है, रॉयल लिनिएज का और हिस्ट्री राइटिंग में यूज किया जाता है। और डेरेक वॉल्ट, हाँ ये भी ध्यान रखिएगा, मॉडर्न एपिक्स में डेरेक वॉलकॉट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है। डेरेक वॉलकॉट का जो है ओमेरोस 1990 में, ये भी होमरिक थीम को पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट करता है। डेरेक वॉलकॉट का, अफ्रीकन थे ये, काफी फेमस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज इट टॉक्स अबाउट द यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पर आकर के हमारा एपिक जो है वो समाप्त हो जाता है।
अब हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर के आएंगे। आई शैल बी अपलोडिंग अ फ्यू वीडियोज़ में अपलोड करूंगा। लाइव क्लासेस आपकी बहुत सारी नहीं हो सकती हैं क्योंकि टाइमिंग का इशूज़ बहुत सारा रहता है, तो मैं वीडियोज़ आपको अपलोड करता जाऊंगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल थोड़ी देर में हम आपसे मिलते हैं, हमारा जो गर्ल्स वर्दी की क्लास है एमसीक्यू सीरीज की, उसमें मिलते हैं। तब तक आप लोग इसको रिवाइज करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, कमेंट्स एज मच एज यू कैन। 2-4 बच्चे करते हैं, बाकी लोग सो जाते हैं, सब लोग कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। तो सी यू इन अ फ्यू मिनट्स। तब तक आप लोग अपना डिनर लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।